नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी जी के डेली यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी आईएएस, पीसीएस, जीआईसी एलटी ग्रेड, प्रवक्ता परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए तन्वी, बी प्रगतिराज, सी हितैष नाहर, डी नाओमी काम। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन प्रगतिराज। चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 7 से 13 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा में किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार की प्रगतिराज ने हरियाणा की तन्वी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी असम, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी असम, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी। केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना महाराष्ट्र और असम में किया जाएगा। भारत सरकार के रक्षा उत्पाद को 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए प्रीति सूडान, बी मनोज सोनी, सी पी के जोशी, डी डॉक्टर अजय कुमार। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ली कमीशन 1924 की सिफारिशों के आधार पर किया गया। 1937 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय सम्मान 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? फर्स्ट, किशोर कुमार सम्मान गीत लेखन के लिए, प्रसून जोशी, दिल्ली। सेकंड, लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशन, शंकर एहसान लॉय, मुंबई। थर्ड, महात्मा गांधी सम्मान आनंद धाम, भोपाल। फोर्थ, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान प्रशांत पोल, जबलपुर। फिफ्थ, निर्मल वर्मा सम्मान रीता कौशल, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सभी विकल्प सुमेलित हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अन्य राष्ट्रीय सम्मान 2024 प्रदान किए गए, जैसे कि फादर कामिल बल्के सम्मान डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा, रूस को। गुणाकर मुले सम्मान डॉक्टर राधेश्याम नापित, शहडोल। हिंदी सेवा सम्मान डॉक्टर केसी अजय कुमार, तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय सम्मान 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? पहला है किशोर कुमार सम्मान निर्देशन के क्षेत्र में, संजय लीला भंसाली, मुंबई को दिया गया। सेकंड, लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायन के लिए, सोनू निगम, मुंबई के रहने वाले। थर्ड, महात्मा गांधी सम्मान
पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे। चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान लोकेंद्र सिंह राजपूत भोपाल के रहने वाले। पांचवा है निर्मल वर्मा सम्मान डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड को। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 4 और 5 और डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर सभी विकल्प सुमेलित हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कुछ अन्य राष्ट्रीय सम्मान 2025 में प्रदान किए गए, जैसे कि फादर कामिल बुल्के सम्मान, पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे श्रीलंका के रहने वाले, गुणाकर मुले सम्मान डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे भोपाल के रहने वाले को दिया गया। हिंदी सेवा सम्मान डॉक्टर विनोद बब्बर दिल्ली के रहने वाले को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी RE सांख्यिकी 2025 के मुताबिक भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के अनुसार भारत ने 1,08,494 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन किया और जापान ने 96,459 गीगावाट घंटा उत्पादन किया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो गई। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अब 50.07% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को विकास और राष्ट्रीय शक्ति का आधार बनाना था। कथन 2, आत्मनिर्भरता के इस मिशन का प्रमुख आधार सरकार की 2014 में शुरू की गई मेकिंग इंडिया पहल है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। यहाँ दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए PMGSY 2001, बी PMGSY सेकेंड 2013, सी RCPLWEA 2016, डी PMGSY थर्ड 2019। यहाँ पर ए विकल्प सुमेलित नहीं है, PMGSY 2001। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी, न कि 2001 में। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र संपर्क रहित बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। PMGSY सेकेंड ग्रामीण अवसंरचना के संवर्धन हेतु मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए 2013 में शुरू किया गया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना RCPLWEA यानी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज 2016 में शुरू किया गया। इस परियोजना को 9 राज्यों, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 44 सबसे बुरी तरह प्रभावित वामपंथी उग्रवाद LWE जिलों और कुछ निकटवर्ती जिलों में सड़क संपर्क में सुधार हेतु शुरू किया गया। ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों सहित 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करके थ्रू मार्गों
और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करने के लिए 2019 में पीएमजीएसवाई थर्ड शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, हाल ही में भारतीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने के लिए मेक इन इंडिया क्यूआर कोड युक्त लेबल योजना शुरू की गई है। कथन 2, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है और उपभोक्ताओं को उत्पादन निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देती है। कथन 3, जो विनिर्माता और उत्पादक अपने उत्पादों को पूर्णतः या अधिकांशतः भारत में निर्माण या संयोजन करते हैं, वे इस लेबल का उपयोग करने के पात्र हैं। कथन 4, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने 3 वर्षों के लिए 995 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। कथन 5, यह एक अनिवार्य प्रमाणन योजना है जो विनिर्माताओं को यह प्रदर्शित करने में मदद करती है कि उनके उत्पाद भारत में निर्मित और उच्च गुणवत्ता के हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 5। यहाँ पर सही विकल्प होगा डी केवल 5। मेक इन इंडिया क्यूआर कोड युक्त लेबल योजना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह स्वैच्छिक योजना है। इस पहल का नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया जा रहा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सलाहकार के रूप में DPIIT के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया लेबल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, यह योजना उत्पाद को उसके मूल आधार पर पहचान प्रदान करती है। कथन 2, यह भारतीय मूल के उत्पादों को योग्य बनाने और ब्रांडिंग करने के लिए एक तंत्र विकसित करती है। कथन 3, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय और विदेशी मूल के उत्पादों को मान्यता दिलाने में भी सहायता करती है। कथन 4, यह प्रतिस्पर्धी बाजार में उत्पादक की स्थिति को मजबूत करती है क्योंकि यह लेबल प्रामाणिकता, गुणवत्ता और अन्य उत्पादों से अलग होने का संकेत देता है। ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 3। यहाँ पर डी विकल्प सही नहीं है क्योंकि मेक इन इंडिया लेबल योजना भारतीय विनिर्माण पर केंद्रित है, न कि विदेशी, जिसमें बड़े पैमाने के उद्यम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया गया है। कथन 2, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। कथन 3, दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। कथन 4, INS हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने INS हिमगिरी से लिया गया है। कथन 5, INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है। दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3, 4 और 5। भारतीय नौसेना में दिनांक 26 अगस्त 2025 को 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकें। दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। INS हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका वजन
6,670 टन और लंबाई 149 मीटर है। यह ब्रह्मोस मिसाइल बराक 8 क्लोज इन वेपन सिस्टम और टॉर्पीडो ट्यूब्स जैसे घातक हथियारों से लैस है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका वजन 6,700 टन है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम 76 मिलीमीटर गन तथा एंटी सबमरीन हथियार से लैस है। इसके निर्माण में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 8वें स्थान पर, बी 9वें स्थान पर, सी 10वें स्थान पर, डी 11वें स्थान पर। इसका सही उत्तर होगा सी 10वें स्थान पर। वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक में 185 इकोनॉमिक में भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना विकास के आधार पर देशों को रैंक करता है और विश्व भर में माप पद्धति, मानकीकरण और मान्यता प्रणाली पर आंकड़े प्रदान करता है। GQII 2023 रैंक में जर्मनी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, हाल ही में भारत ने अपने सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के पहले चरण में कम और मध्यम दूरी के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला सफल परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर किया। कथन 2, यह प्रणाली व्यापक वायु रक्षा प्रदान करने के लिए रडार, लॉन्चर, टारगेटिंग व गाइडेंस सिस्टम, मिसाइल और कमांड व कंट्रोल यूनिट को एक साथ लेकर काम करती है। कथन 3, यह एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल हैं और एक हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW शामिल हैं। कथन 4, सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य वर्ष 2035 तक सामरिक और नागरिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच प्रदान करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा डी 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES द्वारा 7 सितंबर 2021 को भारत का डीप ओशन मिशन शुरू किया गया। कथन 2, इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की सजीव और निर्जीव संपदा की खोज और सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। कथन 3, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक नाम दिया है। कथन 4, भारत ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के माध्यम से 3 व्यक्तियों की समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे तक की गहराई तक ले जाकर गहरे समुद्र में अन्वेषण के अपने पहले घटक पर काम करना है। कथन 5, यह मानव सक्षम वाहन HOV राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
ऑप्शन हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा डी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1, हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ाकर BBB कर दिया है, जबकि अल्पकालिक रेटिंग को A3 से उसे बेहतर करके A2 कर दिया है। कथन 2, S&P अर्थात स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कथन 3, यह सरकारों, निगमों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करता है और निवेशकों को जोखिम का स्वतंत्र आकलन प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची 2025 में कौन शीर्ष पर हैं? ऑप्शंस हैं ए चंद्रबाबू नायडू, बी पेमा खांडू, सी नवीन पटनायक, डी पिनराई विजयन। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी संपत्ति 931 करोड़ बताई गई है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी संपत्ति 163 करोड़ बताई गई है। नवीन पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी संपत्ति 63 करोड़ और पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, इनकी संपत्ति 1.18 करोड़ बताई गई है। इस प्रकार से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची 2025 में चंद्रबाबू नायडू का नाम शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन 23 अगस्त। 2025 का विषय आर्यभट्ट से गगनयान तक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन 2025 का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए दत्तात्रेय पडसलगीकर, ऑप्शन बी राजेंद्र खन्ना, ऑप्शन सी पंकज सरन, ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह। CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया उपराष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मेघालय के उमरोई में, ऑप्शन बी ताक प्रांत फोर्ट वाचिरा प्राकन, ऑप्शन सी बकलो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना का संयुक्त अभ्यास 1 से 14 सितंबर 2025 तक किया गया। अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत फोर्ट वाचिरा प्राकन में 4 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी सरकारी उपकरणों पर पेन ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है?
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। यह प्रतिबंध मार्च 2026 से लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। कथन 2, इसका उद्देश्य विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वक्फ अल औलाद संपत्तियों से भरण पोषण सहायता के लिए आवेदन की सुविधा देना है। कथन 3, यह कदम वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1955 और इसके नियम 2025 के तहत उठाया गया है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 2025 पारित किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन ए भिक्षावृत्ति पर रोक लगाना, ऑप्शन बी भिखारियों को अस्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी भिखारियों की सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व उप प्रधानमंत्री को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ओक्साना मार्करोवा, ऑप्शन बी यूसुफ अल उतैबा, ऑप्शन सी ओल्गा स्टेफनिशना, ऑप्शन डी तरनजीत सिंह संधू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओल्गा स्टेफनिशना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसकी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2025 30वां संस्करण में भारोत्तोलन में किसके नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं? ऑप्शन ए कोयल बार, ऑप्शन बी स्नेहा सोरेन, ऑप्शन सी बिंदिया रानी देवी, ऑप्शन डी मुथुपंडी राजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोयल बार। भारत की 17 वर्षीय कोयल बार ने यूथ और जूनियर दोनों वर्गों में भाग लिया। कुल 192 किलोग्राम, स्नैच 85 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क 107 किलोग्राम भार उठाया। स्नेहा सोरेन भारत की सीनियर वर्ग में रजत जीती। बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम वर्ग में रजत जीती और मुथुपंडी राजा पुरुष वर्ग में कांस्य जीते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अगस्त 2025 को डायमंड लीग फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए जूलियन वेबर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी केशोन वालकॉट, ऑप्शन डी एंडरसन पीटर्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जूलियन वेबर। भारत के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में सिल्वर पदक जीता। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 12,328 करोड़ रुपए की किन राज्यों में रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बिहार, असम, कर्नाटक और तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात, बिहार, असम, कर्नाटक और तेलंगाना। गुजरात कच्छ क्षेत्र में देशल पर हाजीपीर लूना और वयोर लाखपत नई रेल लाइन,
जिसकी लागत 2526 करोड़ रुपए। बिहार में भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन 53 किलोमीटर, लागत 1156 करोड़ रुपए। असम में फुरकाटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना 194 किलोमीटर, लागत 3634 करोड़ रुपए। कर्नाटक और तेलंगाना में सिकंदराबाद सनत नगर वाडी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI नारी 2025 के मुताबिक सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है या कौन से हैं? ऑप्शन ए कोहिमा विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी भुवनेश्वर आइजोल, ऑप्शन सी गंगटोक ईटानगर मुंबई, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर और रांची हैं। यह सर्वे 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 अगस्त 2025 को देश का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। कथन 2, BIO E3 नीति के तहत BIO E3 चैलेंज फॉर यूथ और नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क की शुरुआत की है। कथन 3, इसका उद्देश्य युवा नव प्रवर्तकों को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक क्षेत्रों में जैव औद्योगिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा 1, 2 और 3। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा PM स्वनिधि योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए 31 जनवरी 2030, बी 31 फरवरी 2030, सी 31 मार्च 2030, डी 31 अप्रैल 2030। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 31 मार्च 2030। 31 मार्च 2030 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा PM स्वनिधि योजना का विस्तार कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिले के नेरी में एक बायोचार संयंत्र स्थापित किया गया। 10 साल की इस योजना के तहत लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की संभावना है। इसके लिए नौड़ी स्थित डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं यानिकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और चेन्नई की प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा शुरू की है। कथन 2, इस पहल के लिए PNB ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ समझौता किया है। दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्यक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करने वाला भारत का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? ऑप्शन ए आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR दिल्ली, ऑप्शन बी अरविंद नेत्र चिकित्सालय तमिलनाडु, ऑप्शन सी मैक्स विजन आई हॉस्पिटल हैदराबाद, ऑप्शन डी दृष्टि आई सेंटर देहरादून। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए आरबी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए दिनेश के पटनायक, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कूटर, ऑप्शन सी संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन डी अजय बिसारिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिनेश के पटनायक। कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात के वडोदरा में, ऑप्शन बी गुजरात के राजकोट में, ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी गुजरात के भावनगर में। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल को। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा 28 अगस्त 2025 को हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी हेल्प एज इंडिया, ऑप्शन सी चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स NGO की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। साल 2025 में भारत की एजुकेट गर्ल्स के साथ मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एल विलनुएवा को भी यह पुरस्कार मिला है। शाहिना अली को प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ उनकी लड़ाई और मालदीव के नाजुक समुद्री तंत्र को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं फादर विलनुएवा को मनीला के हजारों बेघर और गरीब लोगों की मदद के लिए यह अवार्ड मिला है। यह सम्मान 7 नवंबर 2025 को फिलीपींस की राजधानी मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित 67वीं रेमन मैग्सेसे अवार्ड सेरेमनी में औपचारिक रूप से दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी बुलंदशहर। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 80 टन सिरेमिक कचरे से बने इस पार्क में 6 कलाकारों और 120 कारीगरों ने 100 से अधिक अनोखी कलाकृतियां तैयार की हैं। 5.86 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में गेमिंग जोन, सेल्फी पॉइंट और कैफे भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 सितंबर 2025 को संपन्न उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी JP नड्डा, ऑप्शन सी बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन डी CP राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, CP राधाकृष्णन। NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को कुल प्राप्त वोट हुए 452 और विपक्ष के KB सुदर्शन रेड्डी को कुल प्राप्त वोट 300 रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 सितंबर को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 15 सितंबर को, ऑप्शन डी 16 सितंबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तीसरा विश्व शिक्षक दिवस, चौथा विश्व पर्यटन दिवस, पांचवा विश्व जनसंख्या दिवस। तो यहां पर सही विकल्प होगा सी, 5th, 1st, 2nd, 4th एंड 3rd। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है।
विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शारीरिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को जारी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट्स लाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस हैं ए अभिषेक शर्मा, बी डेविड मलान, सी सूर्य कुमार यादव, डी विराट कोहली। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को जो कि भारत के हैं 931 रेटिंग इनको प्राप्त हुई। डेविड मलान इंग्लैंड के 919 रेटिंग प्राप्त हुई। सूर्य कुमार यादव भारत के 912 रेटिंग प्राप्त हुई। विराट कोहली को जो कि भारत के हैं 909 रेटिंग प्राप्त हुई। इस प्रकार से 2 अक्टूबर 2025 को जारी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट्स लाने वाले खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मिथुन चक्रवर्ती, बी मोहनलाल, सी रेखा, डी आशा पारेख। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन मोहनलाल। साल 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को प्रदान किया गया है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को साल 2023 का भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। मोहनलाल को 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुआ। 1969 में यह पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्मी हस्ती थी देविका रानी। अब तक कुल 54 लोग यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 74वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला। 73वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में रेखा को मिला। 72वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में आशा पारेख को मिला और 71वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में रजनीकांत को मिला। इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शाल दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। चीन ने फाइनल में भारत को 4-1 से हराया और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम इंडिया रनर अप यानी उप विजेता रही। इसका आयोजन हांगझोउ में किया गया। फाइनल में भारत से इकलौता गोल नवनीत कौर ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए पहले ही मिनट में कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए कुलमन घिसिंग, ऑप्शन बी बालेंद्र शाह, ऑप्शन सी सुशीला कार्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुशीला कार्की। नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। सुशीला कार्की 13 अप्रैल 2016 को नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। इनका शपथ ग्रहण 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल द्वारा रात में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में दिलाया गया। सुशीला कार्की को अनुच्छेद 61 के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
इस अनुच्छेद में सीधे प्रधानमंत्री के पद या शक्तियों का कोई जिक्र नहीं है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति का काम और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीए मार्क 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। दूसरा, इसमें अपग्रेडेड एवियनिक्स रडार सिस्टम लगे हैं। तीसरा, इसके 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। चौथा, यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा डी 1 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS नई दिल्ली का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर बीना पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद झा, ऑप्शन डी डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा। 5 सितंबर 2025 को रोहतक के डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा को रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS नई दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। RIS नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1983 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। RIS का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच क्षमता निर्माण और प्रभावी नीति वार्ता को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन हैं ए साउथ कोरिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी मलेशिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साउथ कोरिया। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 8 साल बाद भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सोनीपत हरियाणा के अभिषेक नैन ने कुल 6 गोल किए। कजाकिस्तान के खिलाफ 4 और चीन के खिलाफ 2 गोल शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में देश का कौन सा राज्य पहला डिजिटल लिटरेट राज्य बना? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। अगस्त 2025 तक केरल राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल ने अपनी डीजी केरलम पहल के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें 21.87 लाख से अधिक डिजिटल रूप से निरक्षर नागरिकों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाया गया। पुल्लमपारा केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह पहला डिजिटल साक्षर गांव बना। 21 सितंबर 2022 को इस उपलब्धि के लिए मान्यता इसको मिली। इस पंचायत में डीजी पुल्लमपारा नामक परियोजना के माध्यम से 14 से 65 वर्ष के लगभग 3,300 निवासियों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की गई, जिससे वे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। चिराकडाऊ केरल के कोट्टयम जिले में स्थित है। देश की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट पंचायत बनी है। इस गांव में हर घर की दीवार पर संविधान की प्रस्तावना लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अधिनियम तटीय राज्यों में सहकारी संघवाद और संरचित विकास को बढ़ावा देता है। कथन 2, इसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का पूर्ण क्षमता से दोहन करना है। कथन 3, यह अधिनियम पत्तन आधारित विकास के केंद्र में दक्षता, स्थिरता और समावेशी प्रगति को स्थापित करने वाला एक आधारभूत सुधार है।
कथन 4, यह विधेयक उपनिवेशकालीन 1908 के कानून की जगह एक ऐसे आधुनिक ढांचे के साथ एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है जो एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है। दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3 और 4। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।